नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित विद सत्यम सर में, जहां गणित होता है सरल और मजेदार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का ऐसा टॉपिक जो प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, गुणा करने की वैदिक गणित विधियां। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम ऊर्ध्वतिर्यक विधि। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 अंकों का गुणा करना और उसके बाद देखेंगे 3 अंकों का गुणा कैसे होता है। अधिकतर एग्जाम में 3 अंकों का गुणा ही पूछा जाता है, तो आप 2 अंकों का पहले सीखें, उसके बाद 3 अंकों का देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है। लंबवत, इस प्रकार से। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, इस प्रकार से। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि कोई संख्या लेते हैं हम 2, 3, 1, 4, 5, 3, इस प्रकार से कोई संख्या दिया गया है और इसमें स्तंभ और पंक्ति पहचानना है, तो स्तंभ कैसे होगा। स्तंभ ऐसे जो लंबवत दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। ये प्रथम स्तंभ कहलाएगा, ये द्वितीय स्तंभ कहलाएगा और ये तृतीय स्तंभ कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमको स्तंभ ही देखना है, और अगर यदि पंक्ति देखना है आपको, तो पंक्ति जो ऐसे क्षैतिज जो होता है, ये पंक्ति कहलाता है। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। ये भी सेकेंड हो जाएगा, पंक्ति या रो बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 अंकों का। यदि मैं 34 का मल्टीप्लाई करूं 47 से, तो आंसर कैसे आएगा ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को केस फर्स्ट देखना पड़ेगा। केस फर्स्ट में हम लोग को देखना है कि इसके प्रथम स्तंभ से देखना है, फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा प्रथम स्तंभ से। ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम स्तंभ में क्या है, 4 है और 7 है। आपको इस प्रकार से देखना है। ये स्तंभ प्रथम स्तंभ है और ये द्वितीय स्तंभ है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम स्तंभ में क्या है, 4 और 7 है। 4 और 7 को आपको इस प्रकार से लिखना है और इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, लंबवत होगा। ठीक है। 4 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 28 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 अंकों में संख्या मिल रही है आपको, तो यहाँ से आपको इकाई अंक को लेना है आंसर के रूप में, और जो इसका दहाई अंक है उसको हासिल के रूप में लेना है। हासिल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, हासिल 2। अब ये जो 8 आया है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि आंसर में आपको कैसे लिखना है। ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या हो जाएगा। सेकेंड केस में आपको प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ दोनों से लेना है। तो प्रथम व द्वितीय स्तंभ से। अब इसको आपको लिखना भी है 3, 4 और यहाँ पे नीचे कितना है, 4 और 7। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और देखिए 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 21, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। लेकिन आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस का होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब जोड़ने के बाद इसका एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर, 21 और 16 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा।
ठीक, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना था हमारे पास, 2 था, तो 2 को भी इसमें आपको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 39। अब 39 से आपको 9 लेना है और 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब यहाँ से 9 आपको लेना है और हासिल में चला जाएगा कितना 3। ठीक है, अब आपको केस 3 देखना है। केस 3 या स्टेप 3 में आपको करना है क्या, सिर्फ द्वितीय स्तंभ को ही लेना है। द्वितीय स्तंभ में है 3 और 4। इसमें भी आपको लंबवत गुणा करना है। तो 3 का 4 से जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिमाइंडर हासिल था 3, उसको भी इसमें ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15। ठीक है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। अब आपको इसको आंसर के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो केस 1 सॉल्व किए हैं उसमें आंसर कितना आया 8। इस 8 को हम लोग यहाँ पे इकाई के अंक में लिखेंगे। फिर सेकेंड केस में जो भी आएगा उसको दहाई वाले स्थान पे लिखेंगे। और लास्ट जो है केस 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 15। इसको हम लोग दोनों को एक साथ ही लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1598 या 1598। ये हो जाएगा आंसर। तो आपको 2 अंकों का जो संख्या दिया रहेगा उसको आपको इन 3 केस में सॉल्व करना है या 3 स्टेप में सॉल्व करना है। ठीक है, इजी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। 37 × 58। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, आइए अब देखते हैं 3 अंकों का गुणा जब करेंगे तो उसका कैसे हल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे केस 3 में हल किए हैं, 3 स्टेप में हल किए हैं, वहां पे हमको 5 स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 3 अंकों का गुणा। यदि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ 1 2 3 का 3 2 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर कितना आएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं केस 1 में क्या हो जाएगा। यहाँ भी आपको ये प्रथम स्तंभ कहलाएगा, ये द्वितीय स्तंभ कहलाएगा और ये तृतीय स्तंभ कहलाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तंभ। ठीक है, तो यहां से आइए देखते हैं कैसे होगा। केस फर्स्ट में हमको करना है खाली प्रथम स्तंभ से, प्रथम स्तंभ से। ठीक है, प्रथम स्तंभ में क्या है 3 है और 1 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे लंबवत तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही अंक है इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब आते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, अब प्रथम और द्वितीय स्तंभ दोनों से लेना है हमको। तो फर्स्ट व सेकेंड स्तंभ से, जैसे हम लोग किए थे 2 अंकों की गुणा में, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। तिर्यक गुणा होगा। अब यहाँ पे 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 ही हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान आएगा। और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ही अंक है इसलिए यहाँ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 में हम लोग को हल करना है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों को लेना है। प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ व तृतीय स्तंभ से।
अब तीनों को लिखेंगे 1 2 3 3 2 1। अब इसको हल कैसे करना है? अब इकाई अंक का इस अंतिम अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, और इस अंतिम अंक का इस इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, और ढाई अंकों का आपस में ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, और सभी के बीच में एडिशन का निशान लगाना है, अर्थात प्लस का निशान लगाना है। ठीक है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का निशान, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का निशान, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का हमको क्या लेना है? 4 लेना है, और हासिल कितना हो जाएगा? हासिल को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोष्टक में 1, या तो बराबर लिख लीजिए ऐसा। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ केस में, केस 4। केस 4 में हमको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग लिए फर्स्ट केस में प्रथम स्तंभ, केस 2 में प्रथम और द्वितीय, केस 3 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब हमको लेना है द्वितीय और तृतीय स्तंभ से। ठीक है, द्वितीय व तृतीय स्तंभ से। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 2 और इधर 3 2। इन दोनों का भी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा हो जाएगा। 2 का 1 से होगा मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान, 3 का 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8। यहाँ पे देखिएगा हासिल 1 था, यहाँ पे रिमाइंडर 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 9 बन जाएगा। ठीक है। अब आते हैं केस 5, जो कि अंतिम केस है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ तृतीय स्तंभ को ही लेना है। ठीक, तृतीय स्तंभ से। तृतीय स्तंभ में है 1 और 3, इसको भी आपको लंबवत मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 ही रहेगा। अब इसको आंसर के रूप में जब लिखेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे लिखेंगे। केस फर्स्ट में जो दिया हुआ है कितना आया था? 3 आया था। इस 3 को हमको इकाई के अंक पे लिखना है 3। द्वितीय स्तंभ पे जो आया है उसको दहाई के स्थान पे लिखना है 8। तृतीय स्तंभ पे जो आया है उसको सैकड़े के स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। केस 4 में आया है 9, ये हो जाएगा 1000 के स्थान पे, और केस 5 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, तो इसी प्रकार आप 2 अंकों और 3 अंकों का गुणा क्या है आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए मेरे को कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा विधि देखते हैं, एक न्यूनन पूर्ण विधि। सबसे पहले तो नाम का अर्थ समझते हैं। एक न्यूनन पूर्ण विधि का मतलब होता है पहले से एक कम। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहले से एक कम। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में 3 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थिति फर्स्ट या केस फर्स्ट, जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और इसको आपको पहचानने के लिए एकदम सिंपल सा लॉजिक रहेगा कि एक तरफ का अंक सिर्फ 99 में ही दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 99, यहाँ पे देखिए एक तरफ का जो संख्या है वो 99 में दिया गया है, और ये भी देखिए कि यहाँ भी 2 अंक का है और यहाँ पे भी 2 अंक का संख्या दिया गया है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि एक तरफ क्या होगा, या तो दोनों संख्या बराबर ही होगा, 2 अंकों का भी यहाँ पे होगा तो 2 अंक का यहाँ भी होगा, लेकिन एक तरफ की संख्या जो होगी वो 99 में दिया होगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा विधि का है, एक न्यूनन पूर्ण विधि का है। ठीक है, तो इसको जब हल करना पड़ेगा हम लोग को, तो कैसे हल करेंगे?
अगर हम लोग इसको उत्तर का बायां पक्ष ले लें और इसको दायां पक्ष, ठीक है, तो कैसे हल होगा? मान के चलिए कि हम लोग बायां पक्ष पहला लेते हैं। बायां पक्ष में क्या है? 34 है। अब सूत्र क्या बोल रहा है? एक न्यूनतम पूर्ण, मतलब पहले से एक कम, मतलब बायां पक्ष में 34 दिया गया है तो इसका हमको एक कम लेना है, ठीक है, कि कितना हो जाएगा? 33। इसी 33 को हम लोग को बाएं पक्ष में लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं दायां पक्ष में। दायां पक्ष में क्या होगा? 99 दिया गया है पहले से। अब इसी 99 में से जो ये बायां पक्ष का जो वैल्यू आया है 33, इसको क्या करना है? हमको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 66। इसी 66 को कहाँ पे लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना है? बाएं पक्ष में से एक कम करना है, मतलब जितना भी संख्या दिया रहेगा उससे एक कम करना है, और उसी संख्या को क्या करना है? दाहिने पक्ष में जो संख्या दिया है उससे घटा देंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास कोई संख्या है 57 मल्टीप्लाई 60, सॉरी 60 नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ की संख्या जो होगी वो 99 में दिया रहेगा, ठीक है, तो 99। अब यहाँ पे मैं बताया था कि आपको दो कंडीशन करना है, एक तो बायां पक्ष लेना है। बायां पक्ष में कितना दिया गया है? 57 है, तो 57 का एक कम करना है आपको, तो 56 हो जाएगा। इसको लिखना कहाँ पे है? इसके नीचे, जस्ट बायां पक्ष के नीचे। सेकेंड केस हो जाएगा दायां पक्ष का। दायां पक्ष में संख्या है 99 और इसमें से किसको माइनस करना है? ये जो संख्या मिली है 56, इसको जब घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43। 43 को आपको यहाँ पे लिखना है और इसी प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5643। होप सबको आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको करें और कमेंट में बताएं आंसर कितना होगा। जल्दी से कमेंट करें और बताएं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका केस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें क्या है? दोनों अंक बराबर दिए गए। अब हम देखते हैं सेकेंड केस, जिसमें 3 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। अब केस सेकेंड टाइप का देखते हैं कि यदि हमारे पास क्वेश्चन को दिया गया है 3, 4, 6 और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है 999 का। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर भी 3 अंकों की संख्या है और इधर भी 3 अंकों का दिया गया है 999, ठीक है। तो अब इसको भी सेम कंडीशन जैसे कि 2 अंकों वाले में किए थे वैसे ही 3 अंकों में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला कंडीशन था, क्या बायां पक्ष में एक कम करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 346 में से एक को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 345। इसको आपको कहाँ लिखना है? 345 यहाँ पे लिखना है। सेकेंड कंडीशन है दायां पक्ष। दायां पक्ष में कितना है? 999 है और इसमें से किसको माइनस करना है? जो संख्या हमको यहाँ पे घटाने के बाद मिली है, मतलब 349 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, 9 से 3 गया 6, तो आपको 654 यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 अंकों का भी क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन आता है कि यदि मान के चलिए क्वेश्चन मैं सेकेंड ले रहा हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यदि हमारे पास इधर सिर्फ
46 ही है और इधर क्या है 999 दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको कैसे हल करना है, क्योंकि इधर 2 अंकों की संख्या है और इधर 3 अंकों की संख्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों संख्या को बराबर करना पड़ेगा। कैसे, इसके सामने अगर हम लोग शून्य लगा दें, 0 लगा दें, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इधर भी 3 अंकों की संख्या दिखेगी और इधर भी 3 अंकों की संख्या। तो सिंपल है, सेम बायां पक्ष में क्या करेंगे, एक कम करेंगे, मतलब 46 से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 045। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, इससे माइनस करना है, मतलब 999 से आपको 045 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 954 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कंडीशन में भी आप एक 0 लगा के उसको वैल्यू बराबर कर सकते हैं पहले, उसके बाद हल करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। यदि हमारे पास कोई संख्या दिया गया है 3, 4, 8 और इधर हमारे पास संख्या है 9, 9, 9 और 9, 9। इधर कितने बार 9 दिया है, 5 टाइम्स 9 दिया गया है और इधर कितना है 3 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा दोनों तरफ की संख्याओं को। तो कैसे करेंगे इक्वल, इसके सामने 0 लगा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इधर भी 5 अंकों का संख्या दिख रहा है, इधर भी 5 अंकों का। अब सेम वही कंडीशन करना है, बाएं पक्ष से 1 घटाना है, मतलब 0, 0, 3, 4, 8 से हमको 1 कम करना है, कितना हो जाएगा 0, 0, 3, 4, 7। ठीक है, अब इधर क्या करना है, इसी संख्या में से हम लोग को क्या करना है, घटाना है। 5 टाइम्स 9 से हमको घटाना किसको है, 0, 0, 3, 4, 7 को घटाना है। तो यहाँ से 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। तो हम लोग आंसर के रूप में यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, 3, 4, यहाँ पे 0, 0 भी है, लिख भी सकते हैं और भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई सामने वैल्यू उतनी रहेगी अगर लिखेंगे तो। यहाँ पे 7, 9, 9, 6, 5, 2। आप आंसर के रूप में यहाँ से लिख सकते हैं 3, 4, 7, 9, 9, 6, 5, 2। ये हो जाएगा आंसर। एक कंडीशन और भी है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आइए देखते हैं इसका केस 3 है ना। केस 2 देख लिए थे, केस 3 देखते हैं। अगर उस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे हल करना है। यदि हमारे पास संख्या है 2, 8, 1 और इधर हमारे पास संख्या है 9, 9, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। इधर तो 3 अंकों वाली संख्या है और इधर दो अंकों वाली संख्या है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष को क्या करेंगे, घटाएंगे। बायां पक्ष दिया है 2, 8, 1, इससे 1 कम हो जाएगा तो 2, 8, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2, 8, 0 को हम लोग क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है और इसके साथ में हम लोग को क्या करना है, 9, 9 को भी लिख देना है, अर्थात इसको हम लोग को एक साथ लिखना है। अब क्या करना है, ये जो 2, 8, 0 है इसको इसमें से घटाना है, मतलब 2, 8, 0 को घटाएंगे तो इसमें से हमको 9 में से 0 जाएगा तो 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 10 से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। तो आंसर हमारे पास मिल जाएगा इतना। ठीक है, इसमें बस करना क्या है आपको कि यदि इधर की संख्या अगर लेवल नहीं है, इक्वल नहीं है,
यदि इधर 3 अंकों वाली संख्या है, इधर 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसको क्या करना है आपको, इसके साथ में एक बार लिखना है, एक कम कर लेंगे और उसके साथ में इस संख्या को लिखेंगे और उसी संख्या में से हमको यहाँ पे क्या करना है, उसको घटा देना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि मान के चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं 3, 4, 9 और मान लीजिए और एक संख्या ले लेते हैं और इधर क्या है हमारे पास 9, 9, 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4, 9, 7, इसको साथ में लिखेंगे 9, 9, 9 और इसी में से क्या करेंगे हम लोग को इतना को हटा देना है, मतलब 3, 4, 9, 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 0, 5, यहाँ पे 4, 9, 4 और 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप एक निर्णय पूर्ण विधि को हल कर सकते हैं, 2 अंकों के लिए और 3 अंकों के लिए और 3 प्रकार के कंडीशन जो दिए गए थे उसके आधार पर। तो अब हम देखेंगे इसका तीसरा विधि, एकाधिकेन पुनर्विधि विधि। इसके नाम से ही स्पष्ट है, पहले से एक अधिक। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसकी पहचान कैसे करनी है। यदि मैं कोई संख्या लेता हूं यहाँ पे 12 इंटू 18, तो यहाँ पे आपको एक इसका सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि इसके इकाई अंकों का जो योग रहेगा वो कितना होगा, 10 आएगा। चाहे कोई भी संख्या, उन दोनों की संख्याओं की इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए और दहाई अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको ऐसे ही करना है कि दोनों की इकाई अंकों की संख्या का योग कितना होगा, 10 होगा और दोनों दहाई संख्या एक समान होगी, अर्थात 1 है तो 1 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा। ठीक है, तो इसको हल कैसे करना है आइए देखते हैं। इसमें भी क्या है, 2 पक्ष हैं, एक तो बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं बायां पक्ष को लेके। बायां पक्ष में कितना है, 12 है, लेकिन यहाँ पे अपने को एक अधिक किसका करना है, जो इसकी दहाई संख्या है उसका एक अधिक करना है और उसका मल्टीप्लाई करना है दहाई संख्या के साथ। अब दहाई संख्या यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इकाई है ये और ये दहाई है, तो दहाई संख्या यहाँ पे 1 है, तो 1 का यदि हम लोग 1 अधिक करें तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, दहाई संख्या के साथ, तो दहाई संख्या भी कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे हम लोग को बायां पक्ष में क्या लिखना है, 2 लिखना है, सिंपल है। अब देखते हैं कि इसके दाहिने पक्ष में कैसे होगा हल, तो दायां पक्ष को देखते हैं। दायां पक्ष में हमको क्या करना है, दोनों संख्याएं जो संख्या दी गई हैं उनके इकाई अंकों का गुणा करना है। ठीक है, इकाई अंक का गुणा करना है इकाई अंक के साथ, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है इकाई अंक और यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया है, 8 दिया है। दोनों का आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 16 और इसी 16 को हमको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार आप इसको मिला के लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 216।
16। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे, जब इकाई अंकों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और दहाई संख्या क्या हो जाएगी, समान रहेगी। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है, तो हल कैसे करना है, बायां पक्ष में क्या करेंगे, जो भी दहाई संख्या रहेगा उसका एक अधिक करना है। यहाँ पे कितना था, 1 था दहाई संख्या, और उसका 1 किए तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और उसी का गुणा किसके साथ करना है, दहाई संख्या के साथ ही करना है, मतलब 1 के साथ ही करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि मैं क्वेश्चन लेता हूँ 21 का मल्टीप्लाई करता हूँ 29 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 है, और यहाँ पे 10 हो रहा है। इन दोनों का योग करेंगे तो 10 हो रहा है, और दोनों दहाई संख्या क्या है, समान है, 2 ही है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करना है, दहाई संख्या का एक अधिक, तो बायां पक्ष में हम लोग देखेंगे दहाई संख्या क्या है, 2 है, और उसका एक अधिक मतलब +1, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, दहाई संख्या के साथ ही, मतलब 2 के साथ ही होगा। अब 2 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दायां पक्ष को देखेंगे, दायां पक्ष में क्या हो जाएगा, इकाई अंक का गुणा इकाई अंक के साथ। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 9 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ कितना आएगा, 9। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब दोनों इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो भी 2 अंकों में ही होगी। इसलिए आपको इसको क्या करना है, इसके आगे आपको 0 लगाना है, तो भी ये क्या हो जाएगा, 2 अंकों का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 0 को इधर नहीं लगाना है, मतलब 9 के पीछे मत लगाइएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 से 90 हो जाएगी। यदि 0 को सामने लगाएंगे तो 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आंसर के रूप में आप लिखिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे बायां पक्ष कितना आया था, 6, और यहाँ पे कितना आ गया, 0, 9। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, 6, 0, 9, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया था 2 अंकों का। अब देखते हैं 3 अंकों का गुणा कैसे हो। ठीक है, आपको सब में वैसे ही करना है, बस संख्या बदल जाएगी। यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 102 का 108 के साथ, 108 के साथ, अब यहाँ पे देखिए दोनों के इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अब यहाँ पे याद रखिएगा 3 अंकों की जब भी संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक तो एडिशन करेंगे तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पे जो दहाई संख्या आपको लेना है तो 2 अंकों को एक साथ लेना है, मतलब 10 को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दहाई अंक क्या पढ़ेंगे हम लोग, 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बायां पक्ष कैसे होगा, दहाई संख्या का एक अधिक, दहाई संख्या हम लोग किसको ले रहे हैं, 10 को ले रहे हैं, और इसका एक अधिक मतलब +1 करेंगे, और दहाई संख्या फिर से 10, तो 10 और 1 11 का गुणा किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा, कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, तो यहाँ पे बायां पक्ष में क्या लिखेंगे हम लोग, 110। अब देखते हैं इकाई अंक का इकाई अंक के साथ गुणा। अब यहाँ पे 2 का गुणा किसके साथ होगा, 8 के साथ होगा। 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16, और एक साथ इसको लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 3 अंकों का भी गुणा कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 10 की जगह पे मैं कोई संख्या लूँ अलग, जैसे मान के चलिए कि 14, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 14, यहाँ पे 7। अब देखिएगा कि यहाँ पे 3 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, एडिशन 10 हो रहा है, और यहाँ पे दहाई संख्या दोनों जगह क्या है, 14 है। तो इसको आप
आपको मेरे को आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप मेरे को कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट चौथा विधि, निखिलम विधि। आइए अब देखते हैं निखिलम विधि। निखिलम विधि को हम बोलते हैं आधार विधि भी, आधार विधि या इसको बेस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें किसी संख्या का हमको क्या लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 13, 14, 102, 98, 8, 106 या फिर 93। ठीक है, इस प्रकार से कोई संख्या दिया गया है, तो इसके लिए हमको, इस संख्या के लिए हमको एक आधार निश्चित करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि ये संख्या किसके आसपास है, किस आधार के आसपास है। तो आधार आप समझ लीजिए कि आधार हम लोग 10, 100, 1000 इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको देखना पड़ता है कि ये संख्या किस आधार के निकट है। तो इस संख्या का जो आधार होगा 13 का जो आधार होगा, इसका आधार किसके आसपास है? देखिए 10 के आसपास है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 10। 14 का भी आधार कितना हो जाएगा? 10। 102 का आधार कितना हो जाएगा? 100। 98 का भी 100। 8 का 10। 106 का 100। 93 का ये भी 100। यदि मैं यहाँ पे 997 लूँ तो इसका 1000। ठीक है, तो अब इस संख्या का अगर हम लोग को विचलन निकालना पड़ेगा, तो विचलन कैसे लिखेंगे? विचलन या फिर अंतर बोल सकते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। तो इस संख्या और आधार के बीच में विचलन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखना है कि इसमें अंतर कितना है। 10 से कितना ज्यादा है? 3। तो 3 ज्यादा है तो +3 के साथ इसको लिखना है। 10 से कितना ज्यादा है यहाँ पे संख्या में? +4, तो +4 लिखना है। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो +2। 100 से कितना कम है? तो माइनस के साथ लिखना है, -2। 10 से कितना कम है? ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना ज्यादा है? +6। यहाँ पे -7। यहाँ पे -3। तो इस प्रकार से आप किसी संख्या का आधार और विचलन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में दो विधियों से ज्यादा पूछा जाता है, एक ऊर्ध्वतिर्यक विधि से और एक निखिलम विधि से। कभी कभी क्या होता है कि एक न्यूनन पूर्वण विधि और एकाधिकरण पूर्वण से पूछ देता है, इसलिए आप दोनों को भी ना छोड़ें, उसको भी देख लें। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है 9th में। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले 2 अंकों का देखते हैं, फिर 3 अंकों का देखेंगे। यदि मैं 12 का गुणा 14 के साथ करूं तो इसका आंसर निखिलम विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम लोग को संख्या एक तरफ लिखना है और विचलन एक तरफ। संख्या यहाँ पे पहली संख्या हम लोग 12 लेते हैं, दूसरी संख्या 14 लेते हैं। इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना है कि इन संख्याओं का आधार आपको निश्चित करना है। तो आधार क्या लेंगे आप? किसके निकट दिख रहा है आपको? 10 के निकट है, तो इसका जो पहला स्टेप होगा आधार का। तो आधार आपको दोनों संख्याओं का चयन करना है। तो आधार कितना है दोनों का? 10 है। अब यहाँ पे पहली जो संख्या है 12, इसका आधार से विचलन कितना होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे संख्या या पहली संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या 12 का आधार से
विचलन, आधार से विचलन कितना हो जाएगा प्लस 2। 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे। अब तीसरा स्टेप, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या 14 हमारे पास, संख्या 14 का आधार से विचलन कितना ज्यादा है, 10 से 4 ज्यादा है, तो प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि साइन के साथ लिखना है, यदि कम है तो माइनस चिन्ह के साथ, यदि ज्यादा है तो प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, तो इसको भी सामने लिख दीजिए। 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, विचलन 2 है, इसका कितना हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ पे ये जो साइड है ये दायां पक्ष होगा और ये बायां पक्ष होगा, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चौथा जो स्टेप होगा वो दायां पक्ष में क्या करेंगे, हम लोग दोनों विचलनों का आपस में गुणा करेंगे। दायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, दोनों विचलनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे 4 है। 2 गुणा 4, दोनों धनात्मक संख्या है इसलिए चिन्ह को नहीं लिख रहा हूं। इसका आंसर कितना जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 8। अब यहाँ पे हम लोग को बायां पक्ष को देखना है, तो बायां पक्ष कैसे हल होगा, बायां पक्ष में हमको हल करना है, या तो पहली संख्या को हमको दूसरी संख्या के विचलन के साथ जोड़ना पड़ेगा, या दूसरी संख्या को पहली संख्या के विचलन के साथ जोड़ना है। अर्थात आप ऐसे तिर्यक क्रॉस कर सकते हैं, या तो 12 को आपको 4 के साथ जोड़ना है, या तो 14 को 2 के साथ जोड़ना है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। ठीक है, या तो यहां पे और एक कर सकते हैं, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर लेता हूं 12 पहली संख्या और दूसरी संख्या का विचलन कितना है 4 है, प्लस 4, तो जब इसको हल करूंगा तो आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमको कितना लिखना है बायां पक्ष में 16 लिखना है। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक साथ लिखना है आपको 168। तो 12 गुणा 14 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 168। ठीक है, 168 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन 5 स्टेप की सहायता से आपको विकलन विधि से हल करना है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ अलग अलग भी आपको बीच बीच में मिलेगा, तो उसको आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, पंद्रह गुणा 16। अगर इसका मैं करूं तो यहाँ पे आपको बताइए क्या हो जाएगा। पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 16 है, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा प्लस का 5, इसका कितना हो जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे आप आधार तो दोनों का सेम ही रहेगा 10, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या कितनी थी 15, इसका विचलन कितना आया प्लस का 5। दूसरी संख्या कितनी थी 16, इसका विचलन आया प्लस का 6। अब दोनों विचलनों का आपस में गुणा, 5 गुणा 6 बराबर कितना आ रहा है 30। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो दायां पक्ष में कितना आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन हमारे पास आधार कितना है, आधार कितना लिया है इसका 10। अब आधार में जीरो कितना है हमारे पास, एक ही जीरो है, तो हमारे पास जो दायां पक्ष में जो होगा संख्या वो एक ही अंक का होगा, मतलब इकाई अंक ही यहाँ पे रखना है, 2 अंकों की संख्या यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं इसका
बायां पक्ष में। मतलब 15 को या तो 6 के साथ जोड़ दें या 16 को 5 के साथ जोड़ दें। ठीक है, पहली संख्या को दूसरी संख्या के विचलन के साथ या दूसरी संख्या को पहली संख्या के विचलन के साथ। तो 15 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 15 प्लस 6 बराबर 21। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आधार कितना था 10 है, तो 10 में कितना जीरो है, एक ही, इसलिए दायां पक्ष में कितना जीरो होगा, एक ही संख्या होगा, मतलब एक अंक होगा। तो यहाँ पे हमको इकाई अंक यहीं पे रखना है और दहाई अंक को क्या करना है, इधर लेके जाना है और इसके साथ क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब इस प्रकार से 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 240। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या आधार से कम हो और एक संख्या आधार से ज्यादा, उस कंडीशन में कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। यदि मैं एक संख्या लेता हूं 8 और एक संख्या लेता हूं 30, ठीक है, और इसका दोनों का आधार कितना होगा बताइए। आधार 10 ही होगा क्योंकि 10 के आसपास है। अब इसका विचलन कितना होगा पहली संख्या का, -2, 10 से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए -2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दायां पक्ष देखिए, दोनों विचलनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो -2 का गुणा +3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे -6 लिखिए समझने के लिए। फिर इधर क्या करना है आपको, पहली संख्या को इसके साथ जोड़ना है या दूसरी संख्या को इसके साथ जोड़ना है। तो लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो 13 से 2 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11। या तो 8 को 3 के साथ जोड़ दिए तो भी 11 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 3 = 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे -6 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास मान के चलिए यदि 116 लिखते हैं साथ में, तो इसका आधार कितना है 10 है, इसके आधार में कितना जीरो है, एक जीरो है। इसलिए हम लोग इस संख्या को क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को 0 के बराबर मान लेंगे। मतलब 116 को हम लोग क्या लिखेंगे, 110 के आसपास। अब इसी 110 से क्या करेंगे, इस -6 को घटा देंगे। -6 कितना आ जाएगा, यहाँ से एक हासिल जाएगा तो 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसके आंसर को हम लोग क्या लिखेंगे, 104। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यदि माइनस में अगर होता है तो हम लोग आधार में जो भी जीरो रहता है उतना जीरो यहाँ पे मान लेते हैं और उसी में से उस संख्या को घटा देते हैं, तो आंसर मिल जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यदि मैं 104 का गुणा 108 के साथ निखिलम विधि के द्वारा करता हूं तो इसका कैसे हल होगा। जैसे मैंने बताया था 2 अंकों में, पहले संख्या को लिखेंगे और बगल में विचलन को लिखेंगे। ठीक है, तो पहला संख्या क्या है, 104 है और दूसरा संख्या 108 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आपको याद होगा, पहला कंडीशन सबसे पहला आधार ज्ञात करने का। तो आधार दोनों संख्याओं का क्या है, दोनों 100 के आसपास हैं, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में पहली संख्या का आधार के साथ विचलन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे संख्या 104 का आधार से विचलन कितना हो जाएगा, +4।
तो यहाँ पे +4 लिखेंगे। उसी प्रकार इसका +8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि संख्या 108 का आधार से विचलन कितना आ जाएगा, +8। चौथा स्टेप में क्या करते थे हम लोग, इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष डिवाइड कर लेते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले दायां पक्ष ज्ञात करते हैं। दायां पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, दोनों विचलनों का आपस में गुणा करते हैं। दोनों विचलनों का आपस में गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 8 मतलब 32 हो जाएगा। 8 चौके 32 होता है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पांचवा स्टेप में बायां पक्ष में हमको क्या करना है, या तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के विचलन से करना है, दूसरी संख्या का विचलन, या दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो या तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के विचलन के साथ जोड़ेंगे, या तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के विचलन के साथ। अर्थात 104 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। तो 112 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका आधार कितना है, 100 है। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि इसके दायां पक्ष में कितना होना चाहिए, संख्या 2 अंक होना चाहिए। यदि यहाँ पे 1 जीरो होता तो दायां पक्ष में 1 ही अंक होता है आंसर में। ठीक है, तो इसको अब आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है। 112 और 32 दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यदि एक संख्या ज्यादा हो और एक संख्या कम हो तो उसका हल कैसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। या तो 107 से -8 करेंगे तो भी 99 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखना है कि यहाँ पे क्या है, 56 माइनस का है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब ऐसा हो तो दोनों संख्याओं को एक साथ लिखना है, मतलब 99 इधर 56। अब यहाँ पे आधार भी देखना है कि आधार कितना है, 100। यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगे हैं। तो इसमें इकाई और दहाई की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 0 0 मानेंगे और इसी 56 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हासिल जाएगा, तो यहाँ पे 10 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से 9 से 5 जाएगा, 4। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 98 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि 98 और 44 मतलब 9844 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 2 अंकों और 3 अंकों का निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।